नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरिंद कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। दोस्तों, आज हम बीएड के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अभिप्रेरणा नामक टॉपिक पर आज अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आज अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं क्या हैं। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था मानी जाती है, इंटरनल स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड। किसी भी कार्य को जो व्यक्ति करता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो किसान खेती कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, कोई श्रमिक कार्य कर रहा है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा जरूर होती है। इसीलिए व्यक्ति उस कार्य को करता है। यदि वो खाना भी खाता है, वो पानी भी पीता है, तो भी उसके पीछे अभिप्रेरणा का ही स्थान होता है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रकार का बल है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक अगर दृष्टिकोण की बात करें तो अभिप्रेरणा को एक प्रक्रिया माना जाता है जो कि अपने परिणाम के रूप में पूरी होती है। हम अगर इसके शाब्दिक अर्थों पे जाएं तो जो अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात गति देना, या फिर इसका अर्थ मूवर से भी माना जाता है, जो कि लैटिन भाषा का ही शब्द है, जिसका आशय मोटर से है। जैसे कि किसी मशीन में को चलाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है, तो मूवर का भी अर्थ मोटर से ही लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था है जो कि उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तरीके का बल प्रदान करती है। अभिप्रेरणा, जैसा कि हमने चर्चा की कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में होती है, तो इसके विभिन्न चरण भी होते हैं और अपने चरणों से ही जाकर ये अभिप्रेरणा पूरी होती है। इस संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं जिसको कि हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थात मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की दशाएं हैं जो कि किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। अगली परिभाषा स्किनर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने के लिए एक राजमार्ग है। मतलब कि अगर हम अभिप्रेरित हैं तो कोई भी चीज़ हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। मतलब कि अगर अभिप्रेरणा एक हाईवे है तो उस पर लर्निंग बहुत ही तेज़ी से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक परिभाषा जो दी है वो गुड ने दी है कि, और ये गुड वाली परिभाषा कई बार टीटी के एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है कि प्रेरणा किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं उसे नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। मतलब कि किसी अभिप्रेरणा ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाती। अभिप्रेरणा अगर हमारे अंदर है तो वो हम किसी क्रिया को शुरू भी करते हैं, उसको कंटिन्यूस भी रखते हैं और उसको नियंत्रित भी करते हैं। इसके अलावा अभिप्रेरणा को बताया गया है कि उसमें दो चीज़ों का समावेश होता है। अभिप्रेरणा का जो प्रक्रिया चालू होती है वो पहले भावात्मक होती है और उसके बाद क्रियात्मक हो जाती है। मतलब
कि अगर मान लीजिए हम अभिप्रेरित हुए, तो अभिप्रेरित होते ही हम क्रियात्मक नहीं हो जाते। प्रेरणा में सबसे पहला स्थान आता है फीलिंग्स का, इमोशन का। हम भावात्मक रूप से ही पहले अभिप्रेरित होते हैं और बाद में वो क्रियात्मक रूप ले लेती है। ये आवश्यक भी नहीं है कि हम अभिप्रेरित हुए तो हम उस चीज़ को क्रियात्मक रूप से कर दें। जैसे कि कई लोग होते हैं, उन्होंने एक दिन देखा कि उनका रिज़ल्ट आया, उन्होंने देखा कि हमारे नंबर बहुत कम हैं या हम फेल हो गए, तो वो अभिप्रेरित हुए कि नहीं भैया हमें भी पढ़ना है और हमें भी अच्छे अंक लाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये सोच के ही रह गए, लेकिन वो क्रियात्मक रूप में नहीं बदल पाई। तो ये पूर्ण रूप से अभिप्रेरणा का चक्र पूरा नहीं हुआ। तो ये पूर्ण रूप से अभिप्रेरणा कहीं भी नहीं जा सकती है। अभिप्रेरणा तभी पूरी मानी जाती है जब वो भावात्मक और क्रियात्मक दोनों रूप से पूर्ण हो जाए। जैसे कि हमने सोचा कि हमें पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो इस प्रथम चरण में हम भावात्मक रूप से अभिप्रेरित हुए और उसके बाद हम पढ़ने लगे, तो हमने क्रियात्मक रूप से भी हम अभिप्रेरित हो गए। तो जब दोनों चक्रों को हम पूरा करेंगे तो पूर्ण रूप से हम मानेंगे कि हम अभिप्रेरित हो गए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अभिप्रेरणा के घटक या पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।